हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गलसुआ के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। गलसुआ एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जिसे मेडिकल टर्म में पैरोटाइटिस या फिर मम्प्स के नाम से जाना जाता है। यह एक तीव्र संक्रामक बीमारी होती है जो कि मुख्य रूप से वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है और इसका जो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है। यह बीमारी किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो 2 से 15 एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। यह बीमारी मुख्य रूप से जो विंटर सीजन होता है यानी कि जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें इसके होने की सर्वाधिक संभावना होती है। इस बीमारी में बच्चे की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है या फिर जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण बच्चे का जो गाल होता है वो फूला हुआ दिखाई देता है। सो आज की इस वीडियो में हम गलसुआ यानी कि मम्प्स के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी बच्चे को गलसुआ यानी कि मम्प्स हुआ है तो वो किन किन कारणों की वजह से हुआ है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर किसी बच्चे में गलसुआ हुआ है जिसके कारण बच्चे की जो पैरोटिड ग्लैंड होती है या फिर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन गलसुआ की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेज और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, गांव में अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ मम्प्स यानी कि मम्प्स गलसुआ क्या होता है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सो मम्प्स एक हाईली कॉन्टाजियस डिजीज कंडीशन है यानी कि यह एक तीव्र संक्रामक बीमारी होती है जिसके होने का जो मुख्य कारण होता है वो वायरस होता है। यानी कि जो मम्प्स होती है, जो गलसुआ होता है वो मुख्य रूप से वायरस होता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण यह बीमारी देखने को मिलती है और इसका जो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है जिसके द्वारा यह बीमारी होती है। देखिए, जो मम्प्स होता है जिसे हम सामान्य भाषा में गलसुआ कहते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है और इसका जो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसके बॉडी में इंटर करने के बाद व्यक्ति के अंदर मम्प्स देखने को मिलता है, वो आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है जो कि इसके होने का मुख्य कारण होता है। जो कि मुख्य रूप से जो बच्चे की सलाइवरी ग्लैंड होती है या फिर जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, आप इमेज में देख सकते हो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, इसको यहाँ वायरस इफेक्ट करता है जिसके कारण बच्चे की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है या फिर जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उस पर सूजन आ जाती है तथा बच्चे का जो गाल होता है वो फूला हुआ दिखाई देता है। आप इमेज में देख सकते हो, इसमें हम मम्प्स की कंडीशन को आसान शब्दों में समझने वाले हैं। ये बच्चे का फेस होता है जिस पे आप इमेज में देख सकते हो ये बच्चे की पैरोटिड ग्लैंड होती है और ये सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि दोनों ही प्रेजेंट रहती है। सामान्य स्थिति में इसमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है यानी कि इसमें ना तो कोई सूजन आती है और ना ही इन्फ्लेमेशन होता है। लेकिन जो आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है जब बच्चे की बॉडी में इंटर करता है तो उस कंडीशन में बच्चे की जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, आप इमेज में देख सकते हो इस पर, और जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें सूजन पैदा करता है तथा बच्चे के अंदर सीवियर दर्द होता है। जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें आप बच्चे का फेस देख सकते हो, आप इमेज में देख सकते हो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का फेस होता है। और जो बच्चा जो गलसुआ से ग्रसित होता है उसकी आप कंडीशन देख सकते हो, उसका जो गाल होता है वो फूला हुआ नजर आ जाता है। यहाँ बच्चे की जो पैरोटिड ग्लैंड होती है मुख्य रूप से यही सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। आप इमेज में देख सकते हो एक बच्चे का हेल्दी फेस है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, और जब किसी बच्चे में मम्प्स डिजीज कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में उसका जो गाल होता है वो फूल जाता है यानी कि उसकी जो दोनों की दोनों पैरोटिड ग्लैंड होती हैं या फिर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, जिसके कारण बच्चे के अंदर जो गाल होता है उसमें सूजन देखने को मिलती है, सीवियर पेन यानी कि दर्द देखने को मिलता है और बच्चे को बुखार भी आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ मम्प्स यानी कि जो गलसुआ डिजीज कंडीशन होती है वो किन किन कारणों की होती है, क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से इसके होने की संभावना और इसके आगे फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मम्प्स हैं यानी कि जो गलसुआ डिजीज कंडीशन होती है वो एक वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है और इसका जो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके कारण सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है। और इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यानी कि इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, समय अवधि होती है वो 12 से
36 दिनों के अंदर यह बीमारी उत्पन्न होती है। यानी कि जब किसी बच्चे में आरएनए पैरामिक्सो वायरस बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उससे लगाकर 12 से 26 यानी कि 1 महीने के अंतराल में यह बीमारी अपने सिम्टम्स शो करती है। इसका जो संचालन होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है। यानी कि जब कोई बच्चा जो आरएनए पैरामिक्सो वायरस से ग्रसित है वो सलाइवा के द्वारा या फिर जब वो छींकता है तो उस कंडीशन में जो सलाइवास होता है उसमें जो वायरस प्रेजेंट होता है वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से पहुंच जाता है। इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यह वायरस दूसरे बच्चे को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि कॉन्टामिनेटेड खिलौने। जो इफेक्टेड खिलौने होते हैं, देखिए आप जानते होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो खिलौनों से खेलते हैं, तो अगर कोई बच्चा जो कॉन्टामिनेटेड जो खिलौने होते हैं उससे अगर खेलता है तो उस कंडीशन में भी यहाँ जो बीमारी है वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकती है। या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी यह बीमारी फैल सकती है। यानी कि जिसको पहले से ही गलसुआ की बीमारी हो रखी है और कोई जो असंक्रमित बच्चा होता है वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, उसकी चीज़ों को यूज़ करता है, तो उस कंडीशन में भी यह बीमारी एक से दूसरे में हो सकती है। आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ मम्प्स। अगर किसी बच्चे को गलसुआ जैसी डिजीज कंडीशन हो रखी है तो उस कंडीशन में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स, कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है जो कि गलसुआ की कंडीशन में देखने को मिलता है वो होता है फीवर, यानी कि बच्चे को तेज बुखार आता है, हेडेक यानी कि उसका सिर दर्द होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि बच्चे में उल्टी होना और मतली जैसी समस्या देखने को मिलती है, बच्चे में भूख नहीं लगती है जिसे मेडिकल टर्म में एनोरेक्सिया कहा जाता है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस, बच्चे में फेस पर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने के कारण रेस्टलेसनेस, इरिटेशन और मलेस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जब बच्चा खाना खाता है और खाने को मुंह में चबाता है तो उस कंडीशन में उसके कान के पीछे वाले एरिया में दर्द देखने को मिलता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके नीचे वाले साइड में जब बच्चा खाना खाता है तो उस कंडीशन में सीवियर पेन देखने को मिलता है, बच्चे को मुँह खोलने में कठिनाई होती है तथा जब बच्चा मुँह खोलता है तो उसको दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो बच्चे की सलाइवरी ग्लैंड होती है और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, आप इमेज में देख सकते हो ये पैरोटिड ग्लैंड और ये सलाइवरी ग्लैंड, तो इसमें सूजन आ जाती है जिसके कारण बच्चे का जो मुंह है वो फूल जाता है, फूला हुआ बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा इरिटेशन यानी कि बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन की जैसी समस्या देखने को मिलती है और इन द सीवियर केसेस बच्चे के अंदर ऑर्चाइटिस जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है, यानी कि जो बच्चे का टेस्टिस होते हैं उनका इन्फ्लामेशन हो सकता है। आगे हम कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में देखेंगे। अगर किसी बच्चे में मम्प्स का इलाज यानी कि गलसुआ का इलाज समय पर नहीं किया जाता तो इन द सीवियर केसेस बच्चे के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं, तो उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा कॉम्प्लिकेशन होता है वो बच्चे के अंदर देखने को मिलता है ऑर्चाइटिस, यानी कि बच्चे के जो टेस्टिस होते हैं, जो बच्चे के टेस्टिस होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बच्चे के अंदर पेनक्रियाटाइटिस यानी कि बच्चे का जो पेनक्रियाज होता है, आप इमेज में देख सकते हो, इसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा नेफ्राइटिस, जो बच्चे के नेफ्रॉन होते हैं जो किडनी में प्रेजेंट रहते हैं उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो लीवर का इन्फ्लामेशन यानी कि जो हेपेटाइटिस जैसी जो कंडीशन होती है वो बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है। ये सभी के सभी बच्चे के अंदर जो गलसुआ की कंडीशन होती है अगर उसका समय पर इलाज नहीं किया जाता तो इन द सीवियर केसेस लंबे समय के बाद ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। आगे हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में देखेंगे, यानी कि अगर किसी बच्चे में मम्प्स कंडीशन हुई है तो उसका पता लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा हॉस्पिटल में और क्लिनिक पे कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं उन टेस्टों को हम एक एक करके देखेंगे और गलसुआ की कंडीशन का कैसे पता लगाया जाता है उसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि बच्चे की हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, उसके फैमिली हिस्ट्री देखेंगे उसके जो फैमिली के बाकी मेंबर है उसमें तो अगर किसी प्रकार की मम्प्स जैसी कंडीशन अराइज नहीं है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, बच्चे का हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद भी बच्चे के अंदर गलसुआ की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा फेस पर जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसका हम एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा CSF यानी कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है तो उसका एग्जामिनेशन करवा के भी बच्चे के अंदर मम्प्स की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं।
ब्लड टेस्ट में हम CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं, और ESR की जो रिपोर्ट होते हैं उसके माध्यम से भी अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसका हम पता आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के अंदर यूरिन का एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, और बच्चे का जो सलाइवा होता है उसमें जो वायरस प्रेजेंट रहता है उसका हम एग्जामिनेशन करवा के बच्चे के अंदर मम्प्स यानी कि गलसुआ की कंडीशन का पता लगाकर उसका उचित उपचार कर सकते हैं। आगे हम मम्प्स के ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मम्प्स, यानी कि अगर किसी बच्चे को गलसुआ जैसी कंडीशन हुई है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन उस मम्प्स की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, उन मेडिसिन को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी इंजेक्शन और टैबलेट का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ मम्प्स इन चिल्ड्रन, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें गलसुआ का क्या इलाज दिया जाता है उनके बारे में देखेंगे। देखिए, मम्प्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसका ट्रीटमेंट सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है। फिर भी हम कुछ मेडिसिन होती है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है सिम्टोमेटिक, उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ हम सिरप के बारे में देखेंगे जो कि मम्प्स की कंडीशन में, गलसुआ की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा बच्चों में प्रिस्क्राइब की जाती है, उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी सिरप है, मोस्ट पॉपुलर सिरप है जो कि मम्प्स को ट्रीट करने के लिए बच्चों में प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है एंगुमेंटिन सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, एंगुमेंटिन सिरप इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ एक एंटीबायोटिक सिरप होती है। हाँ गाइज, ये एक एंटीबायोटिक सिरप है जिसका उपयोग मेनली मम्प्स की कंडीशन में सेकेंडरी डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए और सेकेंडरी डिजीज कंडीशन में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि मम्प्स यानी कि गलसुआ का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो सिम्टम्स अराइज होते हैं उन सिम्टम्स की सीवियरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो उस कंडीशन में उसके अंदर सेकेंडरी डिजीज कंडीशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन सिम्टम्स की सीवियरिटी को और कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ एंटीबायोटिक सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस सिरप के कॉम्पोजिशन के बारे में तो इसमें मेनली एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेनेट नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस सिरप के डोज के बारे में देखें तो इसको जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 1 चम्मच बीड़ी में यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम को इस सिरप को पिलाना होता है, और डॉक्टर द्वारा इस सिरप को 3 डेज यानी कि 3 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। अगली जो हमारी सिरप है जो कि मोस्ट पॉपुलर सिरप है मम्प्स की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है बच्चों में, उसका नाम होता है मेफमोल सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, मेफमोल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली पैरासीटामोल और मेफेनेमिक एसिड प्रेजेंट रहता है। देखिए, इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। जो पैरासीटामोल होता है वो फीवर को रिड्यूस करता है यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और जो मेफेनेमिक एसिड होती है वो बच्चे के अंदर जो पेन होता है, जो मस्कुलर पेन होता है या फिर जो जबड़ों में पेन होता है उसको ट्रीट करती है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में तो इसमें 1 चम्मच बच्चों में TDS में देते हैं यानी कि दिन में 2 बार सुबह, दोपहर और शाम को इस सिरप को लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर द्वारा 3 दिनों के लिए इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि 3 दिनों तक सुबह, दोपहर और शाम को बच्चे को इस सिरप को पिलाना होता है। यह सिरप बच्चे में जो पेन होता है यानी कि दर्द होता है उसको कम करता है, फीवर को रिड्यूस करता है, और बच्चे में जो सिर दर्द होता है उसको भी कम करता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन कुछ एक टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बच्चों में प्रिस्क्राइब की जाती है मम्प्स की कंडीशन में, उसका नाम होता है आइबुवेल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, आइबुवेल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें आइबुप्रोफेन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ NSAID कैटेगरी की मेडिसिन होती है यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ये ड्रग होती है जिसका उपयोग मेनली मम्प्स की कंडीशन में बच्चे के अंदर जो दर्द होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी सीवियरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो बच्चों में इसका डोज जो 10 mg की टैबलेट होती है उसको बीडी में प्रिस्क्राइब करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इसका डोज लेना होता है, लेकिन अपन नॉर्मली देखें तो जो 10 mg की टैबलेट होती है वो बच्चों में बीडी में देते हैं यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है, और डॉक्टर द्वारा 3 दिनों के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह टैबलेट बच्चों में दर्द को कम करती है और बुखार जैसी समस्या को रिड्यूस करती है।
नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मम्प्स इन अडल्ट, यानी कि जो जवान होते हैं जिनकी उम्र 18 प्लस होती है, उनमें अगर मम्प्स जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, गलसुआ जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उन टैबलेटों के बारे में देखेंगे। देखिए, जो अडल्ट होते हैं उनमें जो मम्प्स जैसी कंडीशन होती है, जो गलसुआ डिजीज़ कंडीशन होती है, वो कुछ मामलों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि उनके बचपन में ही जो MMR यानी कि जो मीसल्स, मम्प्स और रूबेला की जो वैक्सीन होती है वो लग चुकी होती है, तो उनके लिए ये प्रिवेंशन का काम करती है। लेकिन जिन अडल्ट में MMR वैक्सीन नहीं लगी है तो उनमें इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में देखें तो सबसे पहले तो डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है अडल्ट में वो होती है जियोवीर 400 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, जियोवीर 400 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ एक एंटीवायरल कैटेगरी की मेडिसिन होती है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। जैसे कि हमने मम्प्स के इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि यह मुख्य रूप से वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो जो अडल्ट होते हैं जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उनमें या फिर जो 12 प्लस होते हैं जिनकी उम्र 12 से अधिक होती है उनमें ही एंटीवायरल ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बच्चों में एंटीवायरल ड्रग नहीं दी जाती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली एसिक्लोविर नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो अडल्ट में 400 mg की टैबलेट होती है, जिसको ओडी में यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा 5 दिनों के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ एक एंटीवायरल कैटेगरी की मेडिसिन होती है, जो कि मुख्य रूप से जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, हर्पिस जोस्टर वायरस हो गया, तो उन वायरस को किल करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन एक एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में देखेंगे। देखिए, जो एंटीबायोटिक टैबलेट होती है वो मुख्य रूप से प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए काम में ली जाती है, यानी कि जो सेकेंडरी डिजीज कंडीशन होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक टैबलेट है, जो कि अडल्ट में जब मम्प्स हो जाता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है मॉक्सिकिन टैबलेट। आप इमेज देख सकते हो, मॉक्सिकिन CV इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवुलेनेट नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसके डोज के बारे में देखें तो इसका भी डोज 625 mg की ये टैबलेट होती है, जिसको अडल्ट में ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा 2 दिनों के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है, जो कि मुख्य रूप से प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने का काम करती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन है, मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन है, जिसका उपयोग मेनली मम्प्स के सीवियर केसेस में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है डेक्सोना टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, डेक्सोना इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो ये अडल्ट में एक टैबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है और जो इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा 2 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करें इसके यूजेस के बारे में, जैसा कि हमने गलसुआ के सिम्टम्स के बारे में देखा था कि जो मम्प्स डिजीज कंडीशन है, यानी कि जो गलसुआ की कंडीशन है, वो इन द सीवियर केसेस व्यक्ति के अंदर जो ऑर्चाइटिस की कंडीशन है, यानी कि जो टेस्टिस होते हैं उनका इन्फ्लामेशन कोज कर सकती है। तो उसकी सिम्टम्स की सीवियरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो डेक्सामेथासोन टैबलेट होती है वो भी इन द सीवियर केसेस प्रिस्क्राइब की जाती है। यह टैबलेट व्यक्ति के अंदर जो टेस्टिस में जो सूजन आती है उसको कम करती है। आगे हम कुछ प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे, कुछ ऐसी सावधानियां होती है जो रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो बच्चे को अगर गलसुआ हुआ है तो उस कंडीशन में बच्चे को गर्म पानी में नमक मिलाकर उसको गरारे कराने चाहिए, ताकि जो सिम्टम्स होते हैं उनकी सीवियरिटी को कम किया जा सके तथा ओरल हाइजीन को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा बच्चे को कंप्लीट बेड रेस्ट देना है और बच्चे होते हैं वो उनको आइसोलेट करना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में देखा था कि यह एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक दूसरे से आसानी से फैल सकती है। तो अगर किसी बच्चे को गलसुआ जैसी कंडीशन अराइज हुई है तो उस बच्चे को आइसोलेट कुछ दिनों के लिए आइसोलेट रखना होता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे में ऑर्चाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है, यानी कि इन द सीवियर केसेस में बच्चे के जो टेस्टिस हुए उनमें अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन आई है, तो उस कंडीशन में जो स्टेरॉइड मेडिसिन होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लिक्विड डाइट देनी है, यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं उनका सेवन करने की सलाह देनी है, ताकि बच्चे को चबाना ना पड़े। अगर बच्चा चबाएगा नहीं तो उसके जो जॉ होती है या फिर जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें किसी भी प्रकार का दर्द देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बच्चे को 15 माह की उम्र पर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, जिसमें MMR यानी कि मीजल्स,
मम्प्स और जो रूबेला की वैक्सीन होती है वो लगवानी चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे को तेज दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में हम जो NSAID कैटेगरी की मेडिसिन होती है जैसे कि आइबुप्रोफेन जो कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, इसका उपयोग करने की सलाह दे सकते हैं ताकि जो बच्चे में जो सिम्टम्स अराइज हुए हैं और जो दर्द जैसी कंडीशन होती है उससे बच्चे को राहत मिले। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने मीजल्स यानी कि जो गलसुआ होता है उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में या फिर जितनी भी मेडिसिन है उनके बारे में आपको समझाया है, वो आपको सभी समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।